हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू परफेक्शनाइज्ड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 28 और 29 ऑफ सितंबर तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले के करंट अफेयर्स हमने देख लिए हैं। संडे को जो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था उसका भी करंट अफेयर्स मैंने इसी में ऐड कर दिया, इसलिए ये मत सोचना कि कोई भी करंट अफेयर्स कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला है। अगर गलती से कोई टॉपिक छूटा भी तो वो मैं स्पेशल क्लास लेकर कवर करवा दूंगा, इसलिए किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। आराम से बिंदास होकर सारे टॉपिक जो भी करवा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे आप, ठीक है। इससे पहले आपने एक चंदन सर की वीडियो भी देख ली होगी, किस चीज़ से रिलेटेड, स्पेशल क्लास से रिलेटेड, जो कि 30 ऑफ सितंबर से परफेक्शन आईएएस के ऐप पे लॉन्च होने वाला है, ठीक है। ये अपकमिंग आपकी एग्जामिनेशन जो कि 17 नवंबर को 70th बीपीएससी प्रीलिम्स है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। काफ़ी कम टाइम में, बहुत ही प्रिसाइजली कम टाइम लेते हुए ज़्यादा रिसोर्सेज आप तक प्रोवाइड कर दी जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार आप उसको चेकआउट जरूर करिएगा, क्योंकि वो लास्ट टाइम आपका मील का पत्थर साबित होने वाला है, ठीक है। वो रामबाण की तरह आपके लिए काम करेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को देखते हैं। वीडियो में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक दिन पहले का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 27 ऑफ सितंबर में हमने क्या पढ़ा था वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, मैंने बताया था आपको कि न्यू एम्स खुलने वाला है। कहाँ पे? दरभंगा में। ये चीज़ याद होगी आपको। नहीं याद है तो दरभंगा के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताई थी, एक बार देख लेना। इन्वेस्ट बिहार के बारे में बताया था। वर्ल्ड फूड इंडिया में कहाँ पे हुआ ये भी चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। यूएनएससी रिफॉर्म के बारे में बताया था। L69 ग्रुप के बारे में बताया था। G4 के बारे में बताया था। कॉफी क्लब के बारे में बताया था, याद आ गया होगा आपको। आईफा अवार्ड्स के बारे में बताया था, ठीक है, कहाँ पे होने वाले हैं, अबू धाबी में, ये बताया था। 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुए, कहाँ पे? दिल्ली, पुणे, कोलकाता में लगने वाले, ये चीज़ बताई थी, ठीक है। बिहार सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया था, 4.5 करोड़ की लागत से, परम बुद्धा उसका नाम है। L69 एंड C10 ग्रुप के बारे में बताया था, ठीक है, उसके बारे में भी देख लेना। बेल एंड पेरोल, 5 टाइप के बेल बताया था मैंने आपको। पेरोल में क्या डिफरेंस होता है, बेल में क्या डिफरेंस होता है, ये बताया था, ठीक है। देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, ठीक है। एकदम से आ जाएंगे, कहीं आपने पढ़ा नहीं होगा, पॉलिटी में आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, इसलिए आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल अरेस्ट के बारे में बता चुका हूँ। CPIM के बारे में बता चुका हूँ, दोनों लीडर्स का नाम भी बताया था मैंने आपको, प्लस इसकी स्थापना दिवस भी बताई थी। नार्को टेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था क्या होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बता दिया था, कोर्ट में उसकी मान्यता होती है कि नहीं होती, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इंडिया पीस के बारे में जो आप देख लीजिएगा यूट्यूब लेक्चर पे, उसमें पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, थाईलैंड नेपाल के बारे में, और फिर उसी को लिंक करके बताया था राइट टू मैरिज से, जो कि इंडिया में है कि नहीं है ये आप जाके वीडियो में देखेंगे, अगर याद नहीं है तो। जो रेगुलर देख रहे हैं उन सबको इन सारे टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से याद होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आए थे, पिछली बार दिखाया भी था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहाँ से निकल के आया था? न्यूक्लियर वेपन्स, अभी भी हमने रशिया ने अमेंड किया, ठीक है, तो ये वाला मैंने टॉपिक कराया, और यहीं से मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया था, ठीक है। पिछली बार यहीं से क्वेश्चन आए थे, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए रेडी रहना। साउथ कोरिया में क्रिमिनलाइज कर दिया गया सेक्सुअली एक्सप्लिसिट डीपफेक्स को, और यूएसए ने यूक्रेन को $8 बिलियन मिलिट्री एड दी, ये भी चीज़ बता चुका हूँ। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अमेंड कर दिया, ये भी चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से निकल के आने वाले हैं, इसलिए रेडी हो जाओ। अब आज की क्लास को हम लोग देखते हैं। आज की क्लास में क्या क्या है। पहला है शून्यता। अभी शून्यता क्या है इसके बारे में जानेंगे। शून्यता इसलिए न्यूज में है क्योंकि पटना के अभय की, जो कि एक डिप्लोमेट है प्लस ये पोएट और आर्टिस्ट भी है, ये एक एग्जीबिशन लॉन्च करने वाला है। एग्जीबिशन का नाम उन्होंने रखा है शून्यता, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी शून्यता क्या है इसके बारे में जाने। शून्यता नाम क्यों रखा? क्योंकि एक बुद्धिज्म फिलॉसफी है, ये बुद्धिज्म फिलॉसफी है, जिसका मतलब होता है एम्पटीनेस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इस नाम का एग्जीबिशन लॉन्च होने वाला है, कहाँ पे? बिहार म्यूजियम में, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? इसको इनॉग्रेट करेगा विजय कुमार सिन्हा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई। ये कब से कब तक एग्जीबिशन होने वाला है? ये 1 से 10 अक्टूबर तक होने वाला है। कहाँ पे? बिहार म्यूजियम में, ये आप ध्यान रखना। बिहार म्यूजियम कहाँ पे? पटना में है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और पटना म्यूजियम कहाँ पे है? तो ऑब्वियसली पटना में है, तो पटना और बिहार म्यूजियम दोनों ही पटना में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पटना म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 3 अप्रैल 1917 को, ये आपको ध्यान रखना है। और बिहार म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही रिसेंटली हुई थी, 2015, ठीक है। तो बिहार म्यूजियम समझ के बहुत पुराना मत समझ लेना, ठीक है। पटना म्यूजियम पुराना है, 1917 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, और बिहार म्यूजियम 2015 अभी रिसेंटली का ही बना हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो पटना म्यूजियम का आर्किटेक्चर है वो कौन सा है? वो मुगल प्लस राजपूत आर्किटेक्चर है, ये आप ध्यान रखेंगे। मुगल प्लस राजपूत आर्किटेक्चर, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1917, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई? चीज़ें क्लियर हो गई। तो शून्यता कहाँ पे होने वाला है? बिहार म्यूजियम में होने वाला है, पटना म्यूजियम में नहीं होने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई। शून्यता क्या है? बुद्धिज्म की एक फिलॉसफी है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं बिहार फ्लड। अब
जो IMD है, IMD के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखो, सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। IMD ने जारी किया है अलर्ट की कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या आ सकता है, फ्लड वाली सिचुएशन आ सकती है, इसलिए आपको रेडी रहने के लिए बोल दिया गया। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। बिहार फ्लड से रिलेटेड ये चीज़ समझ में आ गई। जो भी बिहार है, बिहार का जो नॉर्थन बिहार है, नॉर्थन बिहार का जो 74% हिस्सा है, 76% हिस्से में फ्लड प्रोन एरिया है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नॉर्थन बिहार का 76% जो एरिया है वो फ्लड प्रोन है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और जनरली ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारे फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर आप देखेंगे सारे के सारे आपको नॉर्दर्न बिहार में ही मिलेंगे। और जो बिहार में जो मानसून आता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से जून से सितंबर के बीच में बारिश होती है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन सिटी। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग बता दिया। फिर क्या बताया, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस पर यूपीएससी नहीं तो बीपीएससी में गारंटेड आने वाला है। थर्ड देख लीजिए स्पॉन्ज सिटी क्या है। अब स्पॉन्ज का मेन काम क्या होता है, इस तरीके से याद रखो कि स्पॉन्ज का मेन काम क्या है। स्पॉन्ज का मेन काम क्या है, पानी को सोख लेना, ठीक है। स्पॉन्ज रख लेते तो पानी को सोख लेता है ना, तो ये वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। स्पॉन्ज सिटी किससे रिलेटेड है, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कहीं पे भी किसी भी शब्द के आगे ग्रीन लग जाए ना, तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात हो रही है। मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वाटर का मैनेजमेंट करना क्या काम है, स्पॉन्ज सिटी का काम है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। मतलब हम लोग अर्बन प्लानिंग करते हैं, जैसे पटना में, जैसे समझ लो कि पटना के साइड में कोई नई सिटी बसानी है, ठीक है। तो एक पहले प्लानिंग मॉडल बनाया जाएगा, तो उस मॉडल को स्पॉन्ज सिटी मॉडल के तहत बनाया जाए। मतलब इसमें क्या, वाटर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब इस वाटर मैनेज करने के लिए अलग अलग टाइप की मशीन से यूज़ हो रही है या उससे अलग पोल्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से होना चाहिए। वो किसका काम है, स्पॉन्ज सिटी का काम है, ठीक है। अब स्पॉन्ज सिटी मतलब आप समझ गए, ये किससे रिलेटेड है, ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। स्पॉन्ज सिटी पूछ लेगा तो आप इसको गलत करके नहीं आएंगे। कुछ इस टाइप का सोचो, फ्यूचरिस्टिक सिटी हो सकती है, इंडिया में होगी कि नहीं होगी वो बाद में पता चलेगा। समझ में आ गया। ये कुछ एक पॉइंट्स लिखे गए हैं, ग्रीन कुछ भी हो सकता है स्पॉन्ज सिटी में, ये आप देख लेंगे, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट करना है और क्या करना है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए वाटर मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करना है, ताकि कहीं पे बारिश का पानी जमा ना हो और जो भी बारिश का पानी है वो जमीन के अंदर अच्छी तरीके से चल जाए, जो रोड्स हैं वो परमिएबल हो, मतलब पानी वो सोख ले, ऐसा नहीं कि पानी ऊपर का ऊपर ही ठहरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड रेबीज डे। और वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया गया, 28 सितंबर को मनाया गया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेबीज के बारे में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या जानते हैं कि वो सिर्फ कुत्ते के काटने से होता है। अगर कुत्ते को, डॉग्स को रेबीज है तो अगर उसने काट लिया तो आपको रेबीज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो डॉग को भी काट लेता है तो डॉग्स को भी रेबीज होता है, प्लस ह्यूमंस को तो ऑब्वियसली हो गई। सेकंड चीज, सिर्फ डॉग्स को काटने से नहीं होता, और भी बहुत सारे जो जानवर है, इवन जो स्क्वायरल होती है ना, वो भी काट लेती है तो आपको रेबीज हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो रेबीज नाम का जो वायरस है वो अलग अलग चीज़ों की वजह से हो सकता है, अलग अलग जानवरों की वजह से हो सकता है, सिर्फ डॉग उसका एक माध्यम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जो रेबीज है वो किस पे अटैक करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड पे अटैक करता है, और इसकी वजह से हाइड्रोफोबिया भी हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, पानी से ही डर लगने लग जाएगा। आप कुछ वीडियोस निकाल के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, बहुत ही ज़्यादा डर हो जाएगा कि रेबीज कितना ज़्यादा मतलब भयंकर बीमारी है। इससे क्या होता है ना कि लोगों को पानी से इतना डर लगने लग जाता है कि वो पानी भी नहीं पी पाते। पानी पीने जाते हैं तो उसको इतना डर लगने लग जाता है, वो कांपने लग जाता है। तो ये चीज़ आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो रेबीज के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। 28 सितंबर को हमने बनाया था, इसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। तो जिसने वैक्सीन बनाई थी उसके ही डेथ पे वर्ल्ड रेबीज डे को मनाया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिसने रेबीज बनाई थी उनका नाम, रेबीज की वैक्सीन बनाई थी वो थे लुईस पास्चर, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, और कुछ इसमें देखने की जरूरत है क्या, बस यही है कि वैक्सीनेशन अवेलेबल है। वैक्सीनेशन आप लगा सकते हो, अगर आपको काट लिया, ठीक है, तब भी उसके बाद भी लगाया जा सकता है और उससे पहले भी लगाया जा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं डिफेमेशन केस। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया, इससे पहले हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो पॉलिटिकल किए, पर लास्ट के 2 दिन में हमने क्या क्या किया है, एक तो बेल के बारे में जाना है, ठीक है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट देखो आएंगे इस बार यूपीएससी में भी लास्ट टाइम पूछ लिया था, जुडिशियल कस्टडी प्लस
पुलिस कस्टडी में डिफरेंस पूछ लिया था, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बना के पूछ लिए गए थे। क्वेश्चन क्या है, बच्चे क्या है, बच्चे डिफिकल्ट चीज की तैयारी करते गए और छोटा सा क्वेश्चन दिया और उसमें सब लोग उलझ गए, ठीक है। कोई भी नहीं कर पाया, मतलब जनरली ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाए थे, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो ही जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट आए, क्वेश्चन डिफिकल्ट तो हम लोग तैयार कर ही रहे हैं, साथ के साथ ईजी क्वेश्चन भी आपको देखते हुए चल रहे हैं। सारे ईजी क्वेश्चन देखोगे तो भी दिक्कत है और सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन देखोगे तब भी दिक्कत है, ठीक है। और डिफेमेशन केस में देखो, डिफेमेशन भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक हो गया सिविल डिफेमेशन, ठीक है, सिविल केस चलता है, और एक होता है क्रिमिनल केस चलता है, ठीक है। सिविल केस में तो क्या होता है कि आप माफी मांगो और कुछ जुर्माना भरो और आपका हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, फाइन भरना पड़ गया। क्रिमिनल केस में आपको मैक्सिमम 2 साल तक की भी सजा हो सकती है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी केस में कौन फंसा था, राहुल गांधी जी, जिसमें उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी गई थी, जिनकी वजह से उनकी सदस्यता भी चली गई थी, ठीक है। अब लिंक कर पा रहे हो कि नहीं डिफेमेशन केस को, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये न्यूज में डिफेमेशन केस बना रहता है, ठीक है। अब इसमें मेन चीज जानो कि सर क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं है क्या हमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में बोलने का अधिकार नहीं मिला है क्या? तो आपको ध्यान रखना है, यस मिला है, बट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में डिफेमेशन को भी रखा गया है कि आप बोल तो सकते हो पर किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बोलना मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को एकदम डिफेम करने लग जाओ, उसके खिलाफ अनाप शनाप बोलो और उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करो, वो भी झूठे तथ्यों के आधार पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करा जा सकता, इसके लिए डिफेमेशन केस रखा गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में डिफेमेशन को डाला गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी डाला गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज को समझो कि सिर्फ डिफेमेशन के बारे में तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है, साथ में आर्टिकल 21 हमें राइट टू रेपुटेशन भी देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम सबकी रेपुटेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर रेपुटेशन नहीं है तो लाइफ कैसे होगी, आप सोच के देखो कितनी मुश्किल होगी अगर सब लोग आपकी बेइज्जती मारते रहेंगे, अगर आपकी कोई इज्जत ही नहीं होगी तो राइट टू रेपुटेशन भी हमें दी गई है, किसमें, आर्टिकल 21 में, जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक है। मतलब राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू रेपुटेशन भी आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? राइट टू रेपुटेशन को किससे लिंक करोगे, आर्टिकल 21 से लिंक करोगे। डिफेमेशन को किससे लिंक करोगे, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 21 से लिंक करोगे, ठीक है। आर्टिकल 21 में राइट टू लिव विद डिग्निटी भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रज्वल रेवन्ना। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये न्यूज में बने हुए थे, तो एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्या जाता है। प्रज्वल रेवन्ना ने रेप वाली वीडियोस उनके सामने आई थी, तो वीडियोस में जो उनका जो वॉइस है, वॉइस का सैंपल लिया गया था, वो मैच कर गया प्रज्वल रेवन्ना की ओरिजिनल वॉइस से, मैच कर चुके हैं, मतलब अब वो फंसेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं उनके साथ क्या होता है, वो छोड़िए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जनरल कंसेंट। अभी जनरल कंसेंट क्या होता है, जनरल कंसेंट न्यूज में क्यों रहता है, ठीक है। तो जनरल कंसेंट आप समझो कि किसकी वजह से न्यूज में रहता है, ये सीबीआई की वजह से न्यूज में रहता है, ठीक है। अभी बस सीबीआई के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ मेरे पुरानी वीडियो में जाके, जो कि लाइव सेक्शन में पड़ी हुई है, उसमें आप जाके देखेंगे, ठीक है। अब सीबीआई देखो, सीबीआई को जब इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, जब सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसको कुछ कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। वो किसी भी स्टेट में जाके, बिहार में जाके या किसी भी दूसरे स्टेट में जाकर सीधा जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उसे कंसेंट चाहिए होगा। तो ये कंसेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है जनरल कंसेंट, ठीक है, एक हो गया जनरल कंसेंट और एक हो गया केस टू केस बेसिस पे कंसेंट, ठीक है, केस टू केस बेसिस पे कंसेंट। अब जब जनरल कंसेंट होता है तो उसमें ये रहता है कि आप को जब भी जरूरत पड़े, सीबीआई को जब भी जरूरत पड़े कहीं पे इन्वेस्टिगेशन करने की, तो सीधा जाए और इन्वेस्टिगेशन कर ले, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया जनरल कंसेंट। और एक होता है केस टू केस बेसिस पे, मतलब कि आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर जी ये प्रॉब्लम है, हमें इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर उन्होंने अलाउ किया तो आप कर सकते हो, नहीं अलाउ किया तो आप नहीं कर सकते, ये चीज़ है। इसके लिए दूसरा रास्ता ये है कि आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप जाओ तो ही होगा, नहीं तो उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा इम्पोज नहीं कर सकती, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो केस टू केस बेसिस और जनरल कंसेंट। अब जो है बहुत सारे जो ऐसे स्टेट है, इंडिया के करीब 8 ऐसे स्टेट है जिन्होंने जनरल कंसेंट हटा दिया है, ठीक है। पहले सब सारे स्टेट का जनरल कंसेंट था, मतलब किसी भी स्टेट में जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। अब क्या हो गया कि स्टेट्स ने जनरल कंसेंट हटा लिया, मतलब उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के पास आना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि सर जी एडमिशन हम लोग करें कि नहीं करें, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें कि नहीं करें इस केस पे। अगर वो बोलेंगे करो, नहीं बोलेंगे तो नहीं करो। और समझ लीजिए कि जो अक्यूज है वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का है जिसमें जिसकी स्टेट गवर्नमेंट में सरकार है, स्टेट में सरकार है, तो समझ लो कि आप पता ही होगा क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट कभी अलाउ नहीं करेगी। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी अभी कर्नाटका ने जनरल कंसेंट को हटा दिया है। मतलब पहले सीबीआई जाके डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर लेती थी, अब जब तक स्टेट गवर्नमेंट ना बोले तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई?
समझ में आ गया। बिहार ने जनरल कंसेंट दे रखा है उनको, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो जनरल कंसेंट को किससे लिंक करना है, सीबीआई से लिंक करना है। और सीबीआई अपनी पावर कहाँ से लेती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से लेती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये इस एक्ट के तहत अपनी पावर को डिराइव करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, सीबीआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, इसका मोटो याद कर लेना, मोटो से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सीबीआई से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जनरल कंसेंट तो आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये क्या है, ये अभी रिसेंटली जो हमारे सीजीआई है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार बोला है, ये सब बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबका ही मानना है और इसे टाइम टू टाइम रीट्रेट भी करा जाता है, ठीक है। तो फिर से किसने बोला है, सीजीआई चंद्रचूड़ ने बोला है। तो इसलिए आप एक बार इसका मतलब समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा, इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट कह दिया जाता है बहुत लोगों द्वारा। कैसे क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, फिर नीचे 4 आपके सामने ऑप्शंस होंगे, उसमें बोला जाएगा, उसमें 4 स्टेटमेंट में मतलब इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब क्या है, मतलब अर्थात क्या निकल रहा है, ठीक है। आपको बोलने के लिए आएगा कि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, ठीक है, जीवित डॉक्यूमेंट मतलब क्या है। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, चारों के मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही, तो आपको किस चीज़ पर टिक लगाना है, आपको उस चीज़ पर टिक लगाना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता हो कि ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडेबल है, प्लस ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एक मिक्सचर है, ठीक है। मतलब कि जब हमें सोसाइटी में चेंज चाहिए, ठीक है, अगर सोसाइटी में जैसे चेंज होती है, सॉरी चेंज नहीं चाहिए, मतलब 1947 में जो सोसाइटी थी, अब तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, 70 साल ज़्यादा निकल चुके हैं, तो सोसाइटी तो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। तो सोसाइटी में चेंज होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेता है सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड बन गया है, अब उसको कोई भी हिला डुला नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करी गई है, वही कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है कि जब जब जरूरत पड़ेगी, सोसाइटी में कुछ चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जो हमारे रिस्पेक्टेड कोर्ट्स है और जो हमारे रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट है वो इसमें चेंज लाता रहता है, ठीक है। तो ये किस वजह से है, क्योंकि हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है किस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है किसकी तरह, यूके की तरह, और बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, यही चीज़ को खास बनाती है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब सोचोगे कि सर इसको और इसके बारे में क्या आ सकता है, हो सकता है इसके बारे में सीधा पूछ ले, आर्टिकल पूछ ले। आर्टिकल तो नहीं पूछेगा, पर एक बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि आर्टिकल 21 को आप समझ सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 21 में जैसे मैंने अभी आपको बताया जस्ट थोड़े पहले कि राइट टू रेपुटेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, राइट टू शेल्टर भी प्रोवाइड किया गया था आर्टिकल 21 की तरह। मतलब जब कोर्ट को लगा कि नहीं अब राइट टू शेल्टर भी होना चाहिए, ठीक है, अब राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आर्टिकल 21 की तरह हम आर्टिकल 21 में हम लोग डालते गए। दैट मीन्स कि जब हमें लगा कि नहीं सोसाइटी में चेंज आ रहा है और कम से कम ये बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए लोगों के पास, तो वो फंडामेंटल राइट में प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, आर्टिकल 21 को आप कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब समझ में आ गया, मतलब जब जब चेंज होंगे सोसाइटी में, देश में, ठीक है, या जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, ठीक है। समझ में आया, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है यूएसए की तरह, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है किसकी तरह, यूके की तरह। नेक्स्ट देखते हैं लीव लेबनान। अब लेबनान से रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रही है, इंडिया की एम्बेसी ने कहा कि भाई लेबनान को छोड़ के जो भी हमारे देशवासी हैं इंडिया के, उसे आप निकल के यहाँ से निकल जाओ, वापस बाहर चल जाओ, लेबनान क्योंकि सेव नहीं है। हमको पता ही है लेबनान का कैपिटल बैरूट है और यहाँ पे क्या चल रही है, बॉम्बिंग चल रही है। किसकी बॉम्बिंग चल रही है, बॉम्बिंग चल रही है इजराइल की, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ समझो, मैंने आपको क्या बताया था, हिजबुल्ला का गढ़ है क्या, लेबनान, ठीक है। हिजबुल्ला अपने आपको क्या पॉलिटिकल संगठन बताता है, प्लस ये मिलिटरीली भी एक्टिव है और यूएसए तो इसे आतंकवादी संगठन मानता है, ठीक है। अब जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला के चीफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके जो चीफ है, अब देखो यहीं से फायदा होता है, मैं आपको रोज पढ़ा रहा था ना, हसन नसरुल्लाह इसके चीफ हैं, हसन नसरुल्लाह इसके चीफ हैं, ठीक है। अब ये चीफ नहीं रहेंगे क्योंकि अब ये मारे गए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हसन नसरुल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हिजबुल्ला तो एक तो लगातार न्यूज़ में था, सेकंड चीज़ कि इस बार वो मारे भी गए, तो आपको ध्यान रखना है हसन नसरुल्लाह कौन थे, वो चीफ थे किसके, हिजबुल्ला की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारतीय सरकार ने बोल दिया कि लेबनान को छोड़ के निकल जाओ, ठीक है। लेबनान से रिलेटेड एक चीज़ ध्यान रखो कि हो सकता है निकालने के लिए इवैक्यूएशन प्रोसेस भी, इवैक्यूएशन
प्लान भी बनाया जाए, ठीक है, मतलब वहां से लोगों को निकाला भी जाए। इस तरीके का एक बार प्लान पहले भी निकाला जा चुका है जब इजराइल और लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट आया था। तो घूम के क्वेश्चन कहाँ आ सकता है कि ऑपरेशन सुकून क्या है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि आपसे लेबनान से रिलेटेड कुछ भी, आपसे सीधा पूछ लेगा कि ऑपरेशन सुकून क्या है। तो आपको ध्यान रखना है इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम लेबनान ड्यूरिंग इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इजराइल और लेबनान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो बहुत पहले से, अभी का तो है नहीं। तो उस टाइम हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सुकून, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइम सरकार कांग्रेस की थी, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। ऑपरेशन सुकून क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशन सुकून क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम लेबनान है, 2006 की बात है, ठीक है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा, अगर चलेगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट 2-3 चीजें और ध्यान रखो। ऑपरेशन दोस्त, इसके बारे में आप जानते ही होंगे, कुछ एक मैंने मेंशन कर दिया इसमें। ऑपरेशन दोस्त याद होगा आपको, सीरिया और तुर्की में क्या हुआ था, भूकंप आया था, तो हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। बहुत ही अच्छी पिक्चर्स भी आई थी वहां से, जो काफी वायरल भी हुई थी, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति, इसको भी याद रखेंगे। देवी शक्ति क्यों 2021 में चलाया गया था। देवी शक्ति मतलब वुमेन से रिलेटेड है। अब देखो वुमेन पे सबसे ज्यादा अत्याचार कहाँ पे हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, ठीक है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति वहां चलाया गया, तो याद हो गया। ऑपरेशन देवी शक्ति याद हो गया, ऑपरेशन दोस्त याद हो गया। ऑपरेशन कृष्णा याद रखो, ठीक है। ऑपरेशन कृष्णा कब, कारगिल कन्फ्लिक्ट के टाइम पे, इवैक्यूएशन ड्यूरिंग कारगिल कन्फ्लिक्ट। अब देखो कारगिल कन्फ्लिक्ट तो बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोगों की चीज है, ठीक है, क्योंकि वॉर वाला है, वॉर वाला सिचुएशन तो बहुत वाली दिमाग वाली सिचुएशन होती है ना। तो उस टाइम ऑपरेशन कृष्णा चलाया गया, क्योंकि कृष्णा जिससे और ज्यादा दिमागदार और ज्यादा पॉलिटिक्स गेम खेलने वाला कौन हो सकता है, तो ऑपरेशन कृष्णा याद रखोगे। ऑपरेशन ऑल आउट, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्रॉम कुवैत ड्यूरिंग गल्फ वॉर। ऑपरेशन सेफ कमिंग, इंडियन नेशनल फ्रॉम लीबिया निकालने से, लीबिया से जब निकाला था ड्यूरिंग सिविल अनरेस्ट। ऑपरेशन गंगा कब, यूक्रेन एंड रशिया वाला, याद रखना ऑपरेशन गंगा। यार ऑपरेशन से हर साल ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग पीसीएस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, और पिछली बार तो यूपीएस में भी आ चुका है। तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, जो आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा वो तो आपको छोड़ना है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। जितने ऑपरेशन है सारे याद कर डालो, ठीक, कुछ भी मत छोड़ो। ऑपरेशन मैत्री देख लो, इंडियन नेशनल एंड असिस्टेंस टू फॉरेन नेशनल ड्यूरिंग नेपाल अर्थक्वेक। और समुद्र सेतु किसके द्वारा, इंडियन नेशनल को निकालने से द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे। और ऑपरेशन राहत, इंडियन सिटीजन एंड फॉरेन नेशनल फ्रॉम यमन ड्यूरिंग सिविल वॉर, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है यमन वाला, सुकून वाला याद रखना है, ऑपरेशन दोस्त याद रखना है, ऑपरेशन देवी शक्ति याद रखना है, ऑपरेशन, बस आपको ये 2 चीज याद रखनी है, और ऑपरेशन गंगा याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। समुद्र सेतु से भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर चीज अच्छे से प्रिपेयर करके चलो। आपको पता है कि यहाँ से ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पहले ही लर्न कर लो, छोड़ो ही मत बिल्कुल कि यहाँ से आपकी कोई भी गलती हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ चीजें। एक पेड़ माँ के नाम। अब ये मैंने आपको बताया था, ये थीम किसने लॉन्च की थी, ये थीम लॉन्च की थी हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। इससे रिलेटेड इस बार जो उन्होंने राखी बंधवाई, तो उसमें भी इसी स्कीम के तहत बनवाई गई थी, इसी थीम के तहत बनाई गई थी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब ये एक पेड़ माँ के नाम, आगे सुनो, इसमें हमने क्या रखा था, टारगेट रखे थे, ठीक है। टारगेट रखे थे कुछ कि 80 करोड़ का टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे सितंबर 2024 तक, और 140 करोड़ का हम कर लेंगे मार्च 2025 तक, ठीक है। ये हमने टारगेट रखे थे, ठीक है। अब 2024 तो आ चुका है, तो 80 करोड़ का टारगेट हम लोगों ने अचीव कर लिया। सबसे ज्यादा टारगेट किसने अचीव किया, सबसे ज्यादा टारगेट किया है यूपी ने अचीव। सबसे ज्यादा सैपलिंग किसने लगाया है, यूपी ने अकेले लगाई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा सैपलिंग है वो किसने लगाए हैं, यूपी ने लगाए, ये आप ध्यान रखेंगे। और हम लोगों का टारगेट है कि 140 करोड़ सैपलिंग, 140 करोड़ ट्रीज हम लोग लगाएं पूरे इंडिया में 2025 तक, ये आप ध्यान रखेंगे, एक पेड़ माँ के नाम के अंडर, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बिहार का क्या वादा है, बिहार का वादा है कि हम लोग 4.5 करोड़ सैपलिंग लगाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबने अपना अपना टारगेट रखा है, बिहार ने 4.5 करोड़ सैपलिंग लगाने का टारगेट रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंड्रो विलेज। अब एंड्रो विलेज न्यूज में इसलिए है क्योंकि मणिपुर का एंड्रो विलेज अवार्डेड बेस्ट टूरिज्म विलेज इन हेरिटेज कैटेगरी, आप ध्यान रखेंगे, बेस्ट टूरिज्म विलेज इन हेरिटेज कैटेगरी किसको मिला है, एंड्रो विलेज मणिपुर का मिला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोहम्मद म्यूजू। अब ये आ सकते हैं विजिट इंडिया के विजिट पे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये कौन है, प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 12 HICDPS, ठीक है। अब HICDPS क्या है, बस कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया किसके लिए बना रहा है, किसके साथ मिलकर बना रहा है, तो ये नेपाल के लिए बना रहा है, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे ऐसे टोटल 12 हाई इंपैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने वाला है नेपाल में इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली इंडिया कौन से कंट्री में हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है नेपाल में बनाएगा, और टोटल 12 बनाएगा। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, इसलिए सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेरर ग्रुप। अब देखो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि
मैंने आपको क्या बताया कि अभी यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, एस जयशंकर साहब कर रहे हैं, ठीक है। उनका अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ घंटों पहले ही क्या हुआ है, एक उन्होंने बयान भी दिया वहाँ पे, बयान मतलब इन द सेंस जो उनकी स्पीच थी वो स्पीच भी दी उन्होंने, उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए जानो कि यूएनजीए के साइडलाइन में टेरर ग्रुप से रिलेटेड एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि हम लोग टेरर ग्रुप्स के खिलाफ मिलकर साथ में लड़ेंगे, ठीक है। हम लोग उनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे, ये चीज उन्होंने कहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। अब ये क्या है, इसके बारे में समझिए। ग्रीन बॉन्ड मैंने आपको क्या बताया, किसी के भी आगे ग्रीन लग जाए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड, अब देखो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड देख लो, समझ लो गवर्नमेंट इशू करिए बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड में क्या होगा कि आप हो, पीपल हैं, लोग हैं, लोग क्या देंगे बॉन्ड खरीदने के लिए गवर्नमेंट को क्या देंगे, मनी देंगे, ठीक है। मनी देंगे, गवर्नमेंट बदले में क्या देगी, इनको दे देगी बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड दे देगी। अब इससे क्या होगा कि उनको जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशन है, हर साल या एनुअली या सेमी एनुअली जो भी है, उनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लोगों को मिलेगा जितना भी इंटरेस्ट रेट बोल रखा होगा गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसकी गारंटी भी रहती है क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है, तो भाई गवर्नमेंट के पास तो पैसे हैं, तो वो दे ही देगी कैसे ना कैसे करके, हमें विश्वास रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की बैकिंग से हम लोगों ने बॉन्ड ले लिया, अब उस बॉन्ड से हमको हर महीने जो भी इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा, ठीक है। अब इस चीज को सोचो, इसमें जब ग्रीन बॉन्ड होता है, ग्रीन बॉन्ड में क्या होता है कि हम लोग, गवर्नमेंट बॉन्ड क्यों लाती है, जैसे उसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसको जब पैसे लेने होते हैं, उसको जब पैसे चाहिए होते हैं किसी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है, ठीक है। अब उसे चाहिए कि ना वो कुछ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे। इसके लिए जब वो बॉन्ड्स इशू करे, क्या बोल के कि ग्रीन बॉन्ड हम लोग इशू करें। ग्रीन बॉन्ड मतलब इस बॉन्ड से जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो सारा एनवायरमेंट प्रोजेक्ट के लिए जाएगा, ठीक है। वो सब एनवायरमेंट के बेहतरी के लिए ही खर्च होगा, ठीक है। एनवायरमेंट को और अच्छा करने के लिए खर्च होगा, ठीक है। तो आम लोग नहीं, पर बहुत सारे लोग, थोड़े अमीर पार्टी के जो भी है, थोड़े अमीर लोग, वो सोचते हैं कि यार क्यों नहीं हम लोग कुछ अच्छा ही काम कर लें, ठीक है। थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट पे पैसे भी मिलेंगे और कुछ अच्छा भी काम हो जाएगा हमारी तरफ से, तो वो क्या करते हैं, ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। हर एक इंसान नहीं करता, क्यों, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से कम होता है, ठीक है। आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद के, उससे आपको कम ही इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, किसमें, ग्रीन बॉन्ड में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हो सकता है क्वेश्चन है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से कम होता है इसमें इंटरेस्ट रेट। क्यों, क्योंकि एक आप अच्छा काम भी तो कर रहे हो, ठीक है। तो जो इन्वेस्ट करता है उसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि वो पैसे कमाए, मेन मोटिव ये होता है कि वो कुछ अच्छा काम करे अपनी तरफ से, ठीक है। बस उसके पैसे भी, मतलब ऐसा भी नहीं होगा पैसे भी थोड़े थोड़े बढ़ते जाएं, कम ही बढ़े, ठीक है, थोड़े बहुत बढ़ते जाएं, और एक तरीके से अच्छा काम भी हो जाए, तो वो क्या हो गया, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। आपको ध्यान रखना है। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। सबसे पहली बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फरवरी 2022 में, फैब 2022 में जारी किया गया था, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा इसका नाम लिया गया था। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अभी देखो न्यूज क्या है, गवर्नमेंट टू इशू 20,000 करोड़ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इन 4 ट्रेंचेस दिस फिशल, ठीक है। मतलब इस साल क्या करने वाला है कि 20,000 करोड़ का टोटल मिला के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाली कौन, भारत सरकार। ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। इस 20,000 करोड़ को वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों में ही लगाने वाली, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसमें लगाते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से थोड़ा कम होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेन चीज है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को किससे लिंक करना है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब आपको यहां पे समझना है कि देखते जाओ बस, ठीक है। 2015 में इंडिया की रैंक कितनी थी, 81st पोजीशन थी। इस बार जो रैंकिंग आई है उसके हिसाब से इंडिया की रैंक सुधर के कितनी हो चुकी है, 39 हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी हो चुकी है, टोटल 42 प्लेसेस का जंप मार लिया है। अब आपको क्या समझना है कि क्वेश्चन आएगा कि इस बार इंडिया की रैंक कितनी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस बार इंडिया की रैंक आई है 39। 2015 में कितनी थी, 81 थी। टोटल हमने 42 प्लेसेस का जंप मार लिया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी 42 प्लेसेस जंप करके इंडिया इतना आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि 10 साल लगभग कंप्लीट हो गए, तो आपको चीज़ों को रेडी रखना है, ठीक है। तो 10 साल में हम लोगों ने 42 प्लेसेस का जंप मारा और अब 39th पोजीशन पे आ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, तो क्या आएगा कि इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की रैंक कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया की रैंक 39 है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ आएगा, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आया, तो क्या आएगा कि
कितने पोजीशन का जंप मारा है, तो 42 प्लेसेस का जंप मारा है किसने, इंडिया ने 2015 से लेके अभी तक। ठीक है, ये वाला जो डेटा है 42 प्लेसेस वाला है, ऐसा नहीं कि मैं सीधा बस कैलकुलेट करके मैंने आपको बता दिया, नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें से निकाला हुआ है। ठीक है, इसलिए ये मत सोचना कि मैंने बस कैलकुलेट किया कि 2015 में इतना था तो 42 प्लेसेस ऐसे कर दिया, ऐसे प्लस माइनस करके, नहीं भाई, ये गवर्नमेंट ने ही बोला है। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा डेटा याद कर लो। तो 42 प्लेसेस का जंप मारा, अभी 39 पोजीशन पे। अब इसमें मेन चीज जानो क्या है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट ले जाया गया, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एक तो आएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक 39 होगी। इसके अलावा क्या आ सकता है कि टोटल 133 इकोनॉमीज में इंडिया की रैंक आई 39, बट 38 लोअर मिडिल इकोनॉमीज में 38 लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में इंडिया की रैंक आई है फर्स्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओवरऑल तो इंडिया की रैंक कितनी आई है 39, टोटल 133 इकोनॉमी में, पर फर्स्ट आई है 38 लोअर मिडिल, जो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज है, जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है, उसमें हमारी रैंक कितनी आई है 38 आई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इनोवेशन आउटपुट स्ट्रेंथ में हमारी कितनी रैंक आई है 33rd आई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बस एक बार देखते जाओ। ठीक है, अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था, इसमें टोटल 80 फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं, एनवायरमेंट फैक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है, किस टाइप की सिचुएशन है वहाँ पे, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजों को देखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखिए कि इंडिया हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट अमंग 10 इकोनॉमीज इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया। ठीक है, 10 इकोनॉमीज में 10 इकोनॉमीज इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया की 10 कंट्री में इंडिया की रैंक कितनी है, फर्स्ट है। और फोर्थ पोजीशन किस में है, विपो साइंस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड टेक क्लस्टर रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितनी है, फोर्थ है। और चीज देख लीजिए कि 7th रैंक है किस चीज में, इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी में। ठीक है, अब सर बोलोगे याद कैसे रहेगा, याद आपको ऐसे रहेगा, ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितनी रैंक है, 39th रैंक है। ठीक है, एक मिनट, ये देखो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 39th रैंक है। 38 लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में कितनी रैंक है, फर्स्ट रैंक है। ठीक है, इनोवेशन आउटपुट स्ट्रेंथ में कितनी है, 33rd है। 10 इकोनॉमीज इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया में, ठीक है, 10 कंट्री जो है इकोनॉमी सेंट्रल एंड साउथ एशिया के, उसमें कितनी रैंक है, फर्स्ट रैंक है। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड टेक क्लस्टर में कितनी है, फोर्थ है। और इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी में क्या है, 7th। अब मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ बाहर से क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अगर किसी ने बोला है आपको ये क्वेश्चन टफ आने वाले हैं, तो देखो भाई, इससे अलावा कहीं से बाहर से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से पूछ लेगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, सब लोग क्या भटक जाते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, ठीक है, ये पूछ लेंगे, कब से आ रहा है ये देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज देख के और इंडिया की रैंक देख लेते हैं, पिछले साल की रैंक देख लेंगे और सीधा आके बैठ जाएंगे। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, इसको थोड़ा सब कैटेगराइज करके पढ़ोगे तो आपको चीजें ध्यान में रहेगी। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रख लो सेफली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जब आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको कि देखो मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हिल्सा फिश। अब हिल्सा फिश से रिलेटेड देखो कि पॉपुलर है, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग खाते हैं, पूरे इंडिया में ही लोग खाते हैं, मुंबई में भी, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग खाते हैं। ठीक है, अब हिल्सा फिश कहाँ से आती है, 70% एक्सपोर्ट इसका कहाँ से होता है, बांग्लादेश से होता है। तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा था उसने, तो अभी एक्सपोर्ट पे जो बैन था उसे हटा लिया गया, किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, जब उनको लगता है कि यार इंडिया से ट्रेड करके फायदा, ऑब्वियसली उनको ज़्यादा फायदा ही होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हटा लेते हैं, और जब हमारी बात माननी होती है तो उनको माननी नहीं होती, अपने दिखाने लगते हैं जैसे वो कितने बड़े हैं। ठीक है, जैसे वहाँ के प्रोफेसर के जिस टाइप का बैन है, छोड़ो, खैर वो बात अलग है। हिल्सा फिश के बारे में ये जानो कि 70% जो कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हो रहा है हिल्सा फिश, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में जान लीजिए कि इसकी IUCN कैटेगरी क्या है, लीस्ट कंसर्न है। और इसके बारे में आप क्या ध्यान रखते हैं कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में कुछ एक चीज़ जान लीजिए कि जो हिल्सा फिश है ये सॉल्ट वाटर में बेसिकली पाई जाती है, पर ये सॉल्ट वाटर से लेके फ्रेश वाटर की तरफ आती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फ्रेश वाटर में कहाँ पाई जाती है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर में पाई जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, हिल्सा फिश कहाँ पाई जाएगी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर में, मेघना रिवर में पाई जाएगी। ठीक है, और बेसिकली ये सॉल्ट वाटर में ही रहती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। IUCN कैटेगरी इसका लिस्ट कंसर्न है। और कौन कौन से देश में पाई जाती है, तो पाकिस्तान में, म्यांमार में, इंडिया और बांग्लादेश में पाई जाती है, पर बांग्लादेश में 70% पाई जाती है, और बांग्लादेश से मेजर एक्सपोर्ट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, इंडिया में काफ़ी लोगों को पसंद है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई हिल्सा फिश के बारे में। नेक्स्ट देख लीजिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है, मीट्स काउंटरपार्ट फ्रॉम डेनमार्क, UAE, सिंगापुर एट UNGA। तो UNGA के मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मीटिंग चल रही है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती जा रही है। ठीक है, पर्यटन दीदी एंड पर्यटन मित्रा क्या है, अब इसको किससे लिंक करना आपको देखना है।
पर्यटन दीदी एंड पर्यटन मित्रा को आपको लिंक करना है किससे, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से कि मतलब जो टूरिज्म हो, अगर बाहर से कोई लोग आता है, ठीक है, या इंटरनली भी लोग इधर उधर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, या दूसरे देश से जब लोग आते हैं तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके, इसके लिए एजुकेट किया जा रहा है किसको, कैब ड्राइवर्स को, होटल स्टाफ को, टूरिस्ट गाइड्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को, कैसे आपको ना जो टूरिस्ट है उनसे इंटरेक्ट करना ताकि उनको अच्छा फील हो, उनको सेफ फील हो, इस चीज़ का इंटरेक्शन चल रही है। इससे रिलेटेड एक पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था कई जगह पे, उसमें से बोध गया भी एक लोकेशन थी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पर्यटन दीदी एंड पर्यटन मित्र समझ में आ गया किससे रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से सीधा टिक करना है। और इसमें क्या है कि एजुकेट किया जाएगा किसको, कैब ड्राइवर्स को, होटल स्टाफ को, टूरिस्ट गाइड को और स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। तो इससे आप लिंक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इस तरीके से बाहर से फॉरेन नेशनल आए और इंडिया में तो कम से कम उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए खार्तूम सूडान। अब ये क्यों न्यूज़ में, इसके बारे में देखिए, एयर स्ट्राइक इन खार्तूम सूडान। अब वहाँ पे क्या चल रहा है कि वहाँ की जो आर्मी है और वहाँ की जो पैरामिलिट्री है आपस में भिड़ चुकी है, आपस में एक दूसरे के लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सिविलियन लॉस भी हो रही है इसकी वजह से, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। अब खार्तूम क्या है इसके बारे में जानिए। खार्तूम सूडान की कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट में आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखो कि खार्तूम क्या है। खार्तूम सूडान की कैपिटल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूडान की लोकेशन आपको पता होगी। अब देखो कि यहां से ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया, ये है लेक ताना, ये क्या है, लेक ताना, ठीक है। लेक ताना कहाँ पे, इथियोपिया में, ये आपको ध्यान रखना है। और लेक विक्टोरिया कहाँ पे, यूकेटी में, युगांडा, कीनिया और तंजानिया में, ठीक है। अब यहाँ से निकलती है व्हाइट नाइल और यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल। तो ये जहाँ पे जाके मिलती है ना, वो कहाँ है, वो मिलती पता है कहाँ पे है, खार्तूम में ही मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसके लिए मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, ठीक है। याद रखना है कि खार्तूम में ही ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जाके मिलती है, आपको ध्यान रखना है। और यहीं से होते हुए वो लेक नासिर से होते हुए, इजिप्ट के कैपिटल कायरो से होते हुए कहाँ चल जाती है, मेडिटेरेनियन सी में चल जाती है। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो खार्तूम क्या है, यहीं पे ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, ऊपर से व्यू देख लो, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल का मिलते हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैगी स्मिथ। अब ये क्या थी, ये ब्रिटिश की एक एक्ट्रेस थी जो कि अब नहीं रही, आपको ध्यान रखना है। तो मैगी स्मिथ कौन थी, ये एक कलाकार थी कहाँ की, ब्रिटिशर्स की, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई थिंक अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आपको नीचे जरूर बताना है, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो भी आपको जरूर बताना है, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहे थे कि क्या